Hello everyone and welcome back to the channel Online Vardhan. So this is the 4th class and we will be starting with the topic Stone and Brick Masonry. CTPYQ सीरीज़ के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है कि ये सीरीज़ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट की है, जिसमें हम गेट, SSC JEE, इंजीनियरिंग सर्विसेज और जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं लाइक RPSC, MPPSC, UPPSC, तो ये सारे के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं पर टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अभी हमने पहला सब्जेक्ट जो शुरू किया था वो था बिल्डिंग मटेरियल्स। आज उसकी 4th क्लास है और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टोन और ब्रिक मैसनरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो कौन सा हमारा सेडिमेंट्री रॉक है? तो हमारा लाइमस्टोन जो है वो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक तो पता चल गया, अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स हम देख सकते हैं, 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। तो ये हमारा किस टाइप का क्लासिफिकेशन है ये भी मेंशन कर लेते हैं। ये हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे 3 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं। कौन कौन से? जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। तो ये कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन है? ये हमारे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। क्लियर हो गया? अब इस बेसिस पे अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो फिर क्या क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नीशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब ये क्या है, फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। तो फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो सेडिमेंट्री रॉक के हमारे कौन कौन से होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक का हमारा होता है पहला मैकेनिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा ऑर्गेनिक, फिर इग्नियस रॉक हमारा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, और फिर तीसरा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है जो हमारा फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड में फर्दर क्लासीफाई हो जाता है। ठीक है, तो हमने सारा क्लासिफिकेशन देख लिया और ये हमने कौन सा क्लासिफिकेशन देखा? हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं क्योंकि जनरली क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी बार पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं पर बहुत सारे हमने छोड़ भी दिए हैं। उसने बहुत सारे मतलब रॉक्स का नाम दे देता है और फिर पूछता है कि ये किस टाइप का रॉक है, या फिर वो बोलता है कि ये सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है या फिर इग्नियस रॉक कौन सा है, और ऑप्शंस में आपको बहुत सारे रॉक्स के एग्जाम्पल दे रखा है। तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो ESE, आपके SSC JEE, दूसरा आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन सारे स्टोन्स के, रॉक्स के नाम याद रखने होंगे। ठीक है, कि जैसे आप फर्स्ट हो गया मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेशिया, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, मडस्टोन, शेल। ठीक है, फिर दूसरा केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, फिर ऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए, तो उनका कोल और छेट है। फिर इंट्रूसिव हो गया, एक्सट्रूसिव हो गया, इसी तरह फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स के सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, जो भी मोस्ट कॉमन स्टोन्स हैं हमारे। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्टोन बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला दिया हुआ है हमें सैंडस्टोन और इग्नियस रॉक। क्या सैंडस्टोन हमारा इग्नियस रॉक है? नहीं। सैंडस्टोन हमारा कौन सा रॉक है? ये है हमारा मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या हमारा एग्रीलेशियस रॉक है? नहीं। तो ये कौन सा रॉक है हमारा? ये है हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, जिसको हम प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। ठीक है, फिर क्या है? फिर लाइमस्टोन क्या सेडिमेंट्री रॉक है? हाँ, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया आपको ये चीज़ कि हमारा जो लाइमस्टोन है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, फिर लास्ट क्या बोल रहा है? क्या बेसाल्ट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है? नहीं, बेसाल्ट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। ये हमारा कौन सा है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं? अपना वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स। क्लियर हो गया? तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है,
सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा किस किस कैटेगरी में हमारा लाई करता है, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल्स में भी आपको मेंशन करके रखा है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे लाइमस्टोन भी मेंशन है, उसके बाद आपका सैंडस्टोन भी मेंशन है, उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रेनाइट भी मेंशन है, और उसके बाद आपका यहाँ पे बेसाल्ट भी मेंशन है, ठीक है। तो अगर आप इतने नाम भी याद रखोगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। चलो फिर भी मैं बेसिकली एक रिविजन बता देती हूँ आपको कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो फॉर्म होते हैं किससे, एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स एट अर्थ सरफेस, ठीक है। यानी हमारा जो डिपोजिशन होता जाता है मिनरल्स का हमारे या फिर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे, वो फॉर्म करता है क्या, हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है हमारा, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक क्या होता है हमारा, फॉर्म थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, ठीक है। यानी जब भी हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा और लावा हमारे जब बाहर आते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सॉलिडिफाई होते जाते हैं। तो जब वो सॉलिडिफाई होने के बाद जब वो रॉक फॉर्म करते हैं तो उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, अपना इग्नियस रॉक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो गया हमारा, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ओरिजिनल रॉक सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर कॉजिंग प्रोफाउंड फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। यानी कि हमारे जो ओरिजिनल रॉक होते हैं, ओरिजिनल रॉक कौन कौन से हो गए, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं, और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स भी होते हैं जिससे मतलब जो वापस से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक को भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये हीट और प्रेशर के अंडर में इन्फ्लुएंस में आते हैं तो फिर उसके बाद जो भी हमारा फिजिकल और केमिकल चेंजेस आता है उनमें, उसके बाद जो नया फॉर्म ऑफ रॉक फॉर्म होता है उससे हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो ये तीनों हमने रिवाइज कर लिया। बाकी आप चीज़ें रीड करोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ स्टोन, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर क्यूब ऑफ अ रबल स्टोन मैसनरी, ठीक है। हमें रबल स्टोन मैसनरी करना है तो वो कितना होगा। तो अब देखो कि अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, वो रबल स्टोन मैसनरी के लिए चाहिए, ठीक है। और फिर वॉल्यूम हमें कितना बोला है कि 100 मीटर क्यूब के लिए चाहिए। तो अब क्या है कि वेस्टेज, इसमें हमें वेस्टेज कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी वेस्टेज में भी जाती हैं। तो अब आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे हमारा ये मटेरियल, ठीक है, और यहाँ पे है जो स्टैंडर्ड वेस्टेज जो हमारे IS कोड ने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो सीमेंट के लिए हम कितना वेस्टेज लेते हैं, हमारा 1%, रेनफोर्सिंग स्टील के लिए 3%, कोर्स एग्रीगेट के लिए हमारा 2.5% होता है, फिर फाइन एग्रीगेट के लिए 2.5% होता है। स्टोन मैसनरी, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्टोन मैसनरी कर रहे हैं तो स्टोन मैसनरी के लिए हमारा कितना होता है, 25%, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील के लिए हमारा कितना होता है, 5 to 10%, टाइल्स के लिए हमारा कितना होता है, 7 to 10%, ठीक है। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 25% वेस्टेज जाएगा और हमें चाहिए कितना, 100 मीटर क्यूब। तो हमें 25% एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा ताकि हमें एग्जैक्टली 100 मीटर क्यूब अपना मिल पाए। तो हमने क्या किया कि 1.25 इंटू 100 किया, यानी कि टोटल हमें 125 मीटर क्यूब क्या चाहिए, हमारा वॉल्यूम चाहिए। किसका वॉल्यूम चाहिए, हमारे रबल मैसनरी स्टोन के लिए, ठीक है। अपने स्टोन मैसनरी के लिए हमें टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए, वो हमें चाहिए होगा 125 मीटर क्यूब, ठीक है, इंक्लूडिंग वेस्टेज। तो इससे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन हमें पता चल गया कितना होगा, 150 मीटर क्यूब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइमस्टोन इज़ अ टाइप ऑफ, अभी हमने ऑलरेडी 3 बार पढ़ लिया इसको, ठीक है। तो वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइमस्टोन इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन में कितना प्रेजेंट है, ये हम कौन से टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कौन से टेस्ट से हमें ये चीज़ पता चलती है। तो ये हमें पता चलती है अपने एसिड टेस्ट से, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा हीट टेस्ट, पहले देखते हैं क्या होता है। तो हीट टेस्ट में क्या होता है, द लॉस ऑफ वेट विच इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, यानी कि अब जितना भी हमारा लॉस होगा, ठीक है, और जितना भी लॉस इन वेट होगा तो वो हमारा क्या इंडिकेट करेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया, टेस्ट परफॉर्म करते टाइम हमें पता चलेगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया है, तो उससे हम क्या निकाल पाएंगे कि कितना, उससे हमें पता चलेगा कि कितना वेट लॉस हुआ। तो जितना वेट लॉस हुआ वो हमारा क्या बताएगा कि उतना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो गया हमारा बॉल टेस्ट। क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो बेसिकली बॉल टेस्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, ये क्या डिटरमाइन करता है हमारा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। ठीक है, फिर तीसरा हो गया एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या है हमारा, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हमने पढ़ाई, ठीक है, कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेजेंस आइडेंटिफाई करने में यूज़ आता है। फिर लास्ट क्या है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर आप अभी पीछे का लेक्चर नहीं देखे हो तो आप उसमें देखना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को हमने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है और एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या बताता है, टू मेजर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। ठीक है, वहाँ पे हमने कंक्रीट के लिए, सबसे पहले हमने सीमेंट के लिए पढ़ा था, फिर हमने कंक्रीट के लिए पढ़ा, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम स्टोन के लिए भी देख लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल अ सैम्पल फॉर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ स्टोन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ़ डायामीटर इज़ 50 mm। अब क्या पूछ रहा है, इसने बोला कि हमारा एक स्पेसिमेन है। ठीक है, उस स्पेसिमेन का डायामीटर जो है वो हमारा दे रखा है कितना, 50 mm। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर इसका डाया 50 mm है तो हम इसकी हाइट कितनी लेंगे। ठीक है, अब देखो जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है हमारे स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए ऑफ स्टोन, उसका क्या होता है, उसका डायामीटर होता है हमारा 150 mm। ठीक है, उसका डायामीटर होता है हमारा 150 mm और हाइट होती है उसकी 300 mm। तो अब यहाँ से आपको रेशियो मिल गया, मान लो ये x है हमारा, x mm। ओके, तो यहाँ पे हमने डायामीटर अपॉन हाइट लिख लिया, इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन हाइट लिख लिया, क्योंकि रेशियो तो हमें सेम लेके चलना है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा x का जो वैल्यू आ रहा है वो 100 mm आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि A विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी दी है और यहाँ पे आपको दिखा भी दिया है कि डायामीटर और उसकी हाइट। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका साइड व्यू है और सारे डायमेंशंस हमारे mm में हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया चीज़ें कैसी दिखती हैं और कैसे होते हैं। और ये आपको देख लो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 150 mm उसका डायामीटर होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। ठीक है, और उसका 300 mm उसकी हाइट होती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। देखो अब उससे पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो स्ट्रेटिफाइड रॉक का होता है, तो वो हमारा कौन सा होगा। स्ट्रेटिफाइड रॉक को हम और सेडिमेंट्री रॉक्स में भी आता है। ठीक है, अब आप देखोगे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो रॉक का क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस पे होता है। ठीक है, पहला क्या बताया था, जियोलॉजिकल, दूसरा बताया था फिजिकल और तीसरा बताया था केमिकल। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेटिफाइड रॉक है ये हमारा कौन सी बेसिस पे है, तो स्ट्रेटिफाइड रॉक हमारा फिजिकल बेसिस पे है। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार इसको, क्या बोल रहा है यहाँ पे ये कि रॉक्स आर क्लासिफाइड फिजिकली इनटू 3 टाइप्स एज फॉलोज। पहला क्या हो गया स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, तीसरा हो गया फॉलिएटेड रॉक्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि वहाँ पे हमने क्या देखा था कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अब स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होते हैं हमारे, तो बेसिकली ये रॉक्स होते हैं ऑफ डिफरेंट लेयर्स इन इट्स स्ट्रक्चर एंड दीज लेयर्स आर सेपरेटेड बाय प्लेन्स और स्ट्रेटिफिकेशन। सेम टाइप की चीज़ें हमने अपने मेटामॉर्फिक रॉक में भी देखी थी। ओके, फिर क्या बोल रहा है ये, दीज प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स और बेडिंग प्लेन। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट हमारा, दीज रॉक्स कैन ईजिली बी स्प्लिट अप अलॉन्ग द बेडिंग प्लेन्स। ये सारी चीज़ें हमें पता है, वो बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है
कि लेयर वाइज लेयर हमारे ये रॉक्स जमती जाती हैं, ठीक है, जो भी मिनरल्स हैं वो लेयर वाइज लेयर ऐसे जमते जा रहे हैं। तो क्या होगा, अब ये स्ट्रेटिफाइड लेयर्स बना रहे हैं, ठीक है, यानी स्पेसिफिक हमें सारी लेयर्स विजिबल है। ओके, तो यही हमारी क्लीवेज प्लेन्स होते हैं और इन्हीं को हम बेडिंग प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लीवेज प्लेन या फिर बेडिंग प्लेन, ठीक है। ये हो गए हमारे। फिर क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स सच एज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एसेट्रा आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जब वो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, तो वो हमारा क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट रॉक एग्रीगेट्स, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज पूछा है, तो वो कौन सी होगी हमारी, ऑप्शन डी, दैट विल बी 2.6 to 2.9। एग्जैक्टली देखा जाए तो 2.5 to 3 होता है, लेकिन अब इस रेंज में जो भी हमारा जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो होगा 2.6 to 2.9, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं किसकी, गुड बिल्डिंग स्टोन की हमारे, ठीक है। तो हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन की हमारी बता दी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब गुड बिल्डिंग स्टोन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जो परसेंटेज ऑफ वियर होता है वो हमारा कितना होना चाहिए इन द एट्रिशन टेस्ट। जब हम एट्रिशन टेस्ट करते हैं तो परसेंटेज ऑफ वियर हमारा शुड नॉट बी मोर देन 3%, ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 3%। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज हमारी कितनी होनी चाहिए, 2.5 से 3 के बीच में, ठीक है। और एटलीस्ट अगर हमें अच्छा बिल्डिंग स्टोन चाहिए तो 2.7 तो हमारी होनी ही चाहिए, ओके। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस शुड बी ग्रेटर देन, यानी कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस शुड बी ग्रेटर देन 17, ये भी, ओके। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वेट ऑफ स्टोन शुड बी लेस देन 5, should be less than 5, okay, percentage of water absorption by weight। अब फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि टफनेस इंडेक्स शुड नॉट बी लेस देन 13, शुड नॉट बी लेस देन 13, ओके, टफनेस ऑफ इंडेक्स। फिर क्या बोल रहा है, क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 100, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारा शुड बी ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर mm²। क्लियर हो गया। अब ये चीज़ समझ में आ गई है। तो परसेंटेज ऑफ वियर हमारा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3, स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज हमारी 2.5 to 3 होती है, लेकिन मोस्टली हम इसको 2.7 रखते हैं, उससे कम हम नहीं यूज़ करते। फिर क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हमारा ग्रेटर देन 17 होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वेट हमारा शुड नॉट बी, यानी 5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया, शुड बी लेस देन 5, ठीक है, इट शुड बी लेस देन 5, लिखा सही था मैंने, बोल गलत दिया, ओके, कोई नहीं। तो हमारा क्या है कि परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वेट हमारा शुड बी लेस देन 5, यानी 5 से कम होना चाहिए इन परसेंटेज, यानी 5% से कम होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, टफनेस इंडेक्स हमारा कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 13, यानी 13 से कम नहीं होना चाहिए टफनेस इंडेक्स उसका। फिर क्या बोल रहा है, लास्ट हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारा हमेशा 100 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू IS 654 1962 द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज ऑफ क्लास AA टाइप मैंगलोर पैटर्न टाइल्स, तो वो कितना होगा, तो वो होगा हमारा 18%, ठीक है। ये फैक्चुअल वैल्यू है तो आपको याद रखनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये, कि यहाँ पे आइटम मेंशन है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और बाय परसेंटेज, तो क्लास AA के लिए हमारा 18% होता है, क्लास A के लिए हमारा 20% होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, मिनिमम एवरेज ब्रेकिंग लोड। अब मिनिमम एवरेज ब्रेकिंग लोड हमारी क्या होगी, यहाँ पे 1 किलो न्यूटन होगी और यहाँ पे 0.8 किलो न्यूटन होगी। फिर क्या बोल रहा है कि मिनिमम इंडिविजुअल ब्रेकिंग लोड, तो मिनिमम इंडिविजुअल ब्रेकिंग लोड हमारा कितना होगा, 0.89 किलो न्यूटन और यहाँ पे होगा ये 0.67 किलो न्यूटन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी किसके लिए, टाइल्स के लिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ। ठीक है, तो अब क्या है कि परसेंटेज ऑफ क्या पूछा है हमें, एल्यूमिना। ओके, तो एल्यूमिना की परसेंटेज हमारी कितनी होगी, 20 to 30%। ओके, अब देख लेते हैं इसका कंपोजिशन क्या होगा कि गुड ब्रिक अर्थ का हमारा कंपोजिशन कितना होता है। गुड ब्रिक अर्थ का हमारा क्या कंपोजिशन होगा, तो वो होगा हमारा, अब देखो सिलिका कितना होता है हमारा 50 to 60%, फिर एल्यूमिना कितना होता है हमारा 20 to 30%, लाइम कितना होता है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%, यानी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, आयरन ऑक्साइड, इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 5 to 6%, तो 5 से 6% के बीच में ही होना चाहिए। और मैग्नीशियम, इट इज़ बेसिकली अप्लाइंग टू ऐड द कलर टू द ब्रिक। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, कलर प्रोवाइड करता है और डिक्रीज करता है किसको, श्रिंकेज इन द ब्रिक। ठीक है, तो इसका बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, इसलिए यहाँ पे परसेंटेजेस का मेंशन नहीं किया है। ओके, समझ में आ गया। तो बेसिकली सिलिका हमें पता चल गया कितना होता है, एल्यूमिना 20 to 30%, सिलिका 50 to 60%, लाइम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% एंड आयरन ऑक्साइड 5 to 6%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सैम्पल ऑफ अ बर्न्ड क्ले ब्रिक फ्रॉम 5 डिफरेंट एजेंसीज। ठीक है, 5 डिफरेंट एजेंसीज से हमने क्या किया कि सैम्पल मंगाया किसका, बर्न्ड क्ले ब्रिक का। ठीक है, अब फिर क्या है, हमने उसको टेस्ट किया। अब टेस्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है उसको हमने इस टेबल में मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो कि द क्राइटेरिया टू बी अडॉप्टेड कोरस्पॉन्ड टू द यूसेज ऑफ ब्रिक्स ऑफ क्लास 15 एंड अबव। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमें क्राइटेरिया क्या है, यूसेज ऑफ ब्रिक्स ऑफ क्लास 15 एंड अबव एज पर IS 1077 विच सैम्पल आर रिकमेंडेड फॉर द वॉल कंस्ट्रक्शन। यानी कि बेसिकली हमें बताना ये है कि कौन सा ऐसा ब्रिक है, यानी A1, A2, A3, A4, A5 में से कौन सा ब्रिक है जिसको हम वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू यानी IS कोड 1077 1992, IS 1077 1992 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब भी हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट से पहले हम क्या करते हैं कि ब्रिक को हम इमर्स करते हैं, किसमें, कोल्ड वाटर में। ठीक है, ये हमारा ब्रिक हो गया, ये हमारा कोल्ड वाटर हो गया, कोल्ड वाटर, ये हो गया हमारा ब्रिक फॉर 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिप करके रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 20% बाई वेट अप टू क्लास 12.5। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा है एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी greater than more than 15% for higher classes। ठीक है, तो इट शुड नॉट बी मोर देन 15%। अब किसमें देखो 15% से ज़्यादा नहीं है, एक हो गया 12 हमारा, एक 10 हो गया, एक 14 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो A2 है, A4 है और A5 are recommended for wall construction। ठीक है, वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा रिकमेंडेड है, लेकिन क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं। तो हमारा जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा हम उसको चूज़ करेंगे। तो वो कौन कौन सा है, हमारा ऑप्शन ए, जिसमें हमारा A2 भी है और A4 भी है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलो समझ में आ गया होगा सबको। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज़ एन इग्नियस रॉक। तो अगेन अब कौन सा रॉक होगा हमारा, रियोलाइट। ठीक है, रियोलाइट हमारा क्या है, इग्नियस रॉक है। लाइमस्टोन तो सबको अच्छे से याद हो गया होगा कि हमारा कौन सा रॉक है, इसलिए उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर ही रखी है जिसमें सारे रॉक कहाँ कहाँ किस किस रॉक से यानी किस किस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करते हैं वहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर हो गया।
अब देखो रियोलाइट के बारे में जान लेते हैं कि रियोलाइट बेसिकली क्या है हमारा, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है, जो कि फॉर्म होता है किससे, मैग्मा से। कौन से मैग्मा से, जो रिच होता है इन सिलिका। तो इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गया कि इट इज़ रिच इन सिलिका। फिर ठीक है, फिर क्या है कि इट इज़ एक्सट्रूडेड फ्रॉम अ वॉल्केनिक वेंट टू कूल क्विकली ऑन द सरफेस रैदर दैन स्लोली इन द सब सरफेस। ठीक है, तो ये क्या है, सब सरफेस पे नहीं, ये ऑन द सरफेस यानी अब नॉर्मल सरफेस पे कूल होता है। अब इसको ऊपर निकाल के इसलिए रखा जाता है ताकि ये जल्दी जल्दी फटाफट कूल हो जाए। अब ये किस किस जगह पे यूज़ होता है, तो बेसिकली हमारा ये एग्रीगेट की तरह यूज़ होता है, तो यूज्ड एज एग्रीगेट। दूसरा है फिल इन कंस्ट्रक्शन। तीसरा हमारा बिल्डिंग मटेरियल। रोड इंडस्ट्रीज। और एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ गया बेसिकली रियोलाइट क्या है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सारी आपको मेंशन भी कर दी है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। तो अब क्या है कि क्या पूछ रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। अब क्या बोलेंगे उसको, तो वो होगा हमारा क्वेरिंग। अब देखो क्वेरिंग होता क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ रैकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड्स इज नोन एज क्वेरिंग। ठीक है, यानी प्रोसेस ऑफ रैकिंग आउट स्टोन्स। ठीक है, फ्रॉम नेचुरल बेड। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, वो हमारी क्वेरिंग होती है। क्लियर हो गया। चलो इसको एक चीज़ और देख लेते हैं कि अब क्या है, द टर्म क्वेरी यू इज़ यूज टू इंडिकेट द एक्सपोज सरफेस ऑफ द नेचुरल रॉक। तो बेसिकली क्वेरी हमारा किसको इंडिकेट करता है, एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द नेचुरल रॉक को। ठीक है, अब क्या है कि माइनिंग और क्वेरिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो माइनिंग के केस में क्या होता है कि जो ऑपरेशन होता है वो हमारा कैरिड आउट होता है एट द ग्राउंड सरफेस एट द ग्रेटर डेप्थ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या ध्यान रखनी है, ग्रेटर डेप्थ पे होती है माइनिंग, और हमारा जो क्वेरिंग होता है वो हमारा होता है एक्सपोज्ड कंडीशन पे। ठीक है, तो माइनिंग कहाँ होती है, माइनिंग होती है हमारी ग्रेटर डेप्थ पे, और क्वेरिंग होती है हमारी एक्सपोज्ड कंडीशन पे। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द रॉक्स दैट पोजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड। तो देखो जो रॉक हमारा क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स शो करता है वो हमारा कौन सा रॉक होता है, वो होता है हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। ठीक है, अनस्ट्रेटिफाइड हमारा किस टाइप का रॉक होता है, तो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक मैंने आपको बता ही दिया है पीछे कि हमारा ये 3 तरीके होते हैं, जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल के बेसिस पे हमारा स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड होता है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर में आएगा। ओके, अब देख लेते हैं इसको। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है कि द स्ट्रक्चर ऑफ अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स इज क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट ग्राइनुलर। ओके, फिर क्या बोल रहा है ये, दे पजेस अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू आउट देयर होल बॉडी। ठीक है, अब क्या है कि ये क्या है, इनका सिमिलर यानी कि जो भी स्ट्रक्चर होता है ये थ्रू आउट द बॉडी इनका सिमिलर ही होता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आता। फिर क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द इग्नियस रॉक एंड सम सेडिमेंट्री रॉक्स कम्स अंडर अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। यानी अब अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में कौन कौन से हमारे आ सकते हैं, तो वो आ सकता है हमारा इग्नियस रॉक भी, और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स भी हमारे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंडर में आ सकते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल इसने बता रखा है, क्या क्या, ग्रेनाइट, मार्बल, ट्रैप। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द नेम ऑफ द स्टोन इन लिस्ट 1 विद द यूज ऑफ दैट स्टोन इन लिस्ट 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमें सबके यूज़ से मैच करना है। ठीक है, अब सबके यूज़ से मैच करना है तो हम इसको देखते हैं। तो ग्रेनाइट को हम कहाँ यूज़ करते हैं,
ग्रेनाइट हमारा यूज़ होगा हमारे सी वॉल्स के लिए, ठीक है। तो ग्रेनाइट हमारा बेसिकली सी वॉल्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं अपना सी वॉल्स, दैट इज़ सेकेंड, ओके। फिर क्या है, मार्बल हमारा। तो मार्बल किसके लिए हो रहा है हमारा, मार्बल होता है हमें ऑर्नामेंटल वर्क के लिए। ये तो सबको ही पता है कि मार्बल की ज्वेलरीज मिलती हैं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, ठीक है, यानी 1। फिर क्या है, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन भी सबको अच्छे से पता है किस लिए यूज़ होता है, हमारा मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट के लिए। तो हमारा किस लिए होता है ये, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th ऑप्शन। फिर क्या है, स्लेट किस लिए यूज़ होता है, तो लास्ट ऑप्शन जो बचा है हमारा फ्लोरिंग के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, डी का हमारा हो गया 3। तो A2, B1 और C4, D3, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। अब देखो हमारा ग्रेनाइट हमने पीछे देख ही लिया कि हमारा किसके लिए यूज़ होता है, सी वॉल के लिए। और फिर उसके अलावा हमारा ब्रिज अपार्टमेंट, पियर्स, डैम्स और लाइट हाउसेस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि मार्बल। तो मार्बल हमारा फ्लोरिंग के लिए भी यूज़ होता है, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी यूज़ होता है, ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए भी यूज़ होता है, मॉन्यूमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है और स्टैचूज बनाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है हमारा, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन से हम क्या क्या करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं, पेविंग करते हैं, रूफिंग करते हैं और हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में भी यूज़ होता है, ठीक है। फिर चौथा क्या हो गया हमारा, स्लेट। तो स्लेट किसके कहाँ कहाँ यूज़ होता है, रूफ कवरिंग के लिए, फ्लोरिंग के लिए, डैम प्रूफिंग के लिए और पार्टीशंस के लिए, ठीक है। तो ये सारे यूजेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। चलो ठीक है, हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन भी अच्छे से देख लिया था, जियोलॉजिकल भी देख लिया था। अब तीसरा बचा है हमारे पास केमिकल। तो क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो ये भी बेसिकली 3 में क्लासिफाई होता है। पहला है हमारा एग्रीलेशियस रॉक्स, ठीक है। दूसरा है हमारा कैलकेरियस रॉक्स। फिर तीसरा है हमारा सिलीशियस रॉक्स, ठीक है। 3 में हमारा क्लासीफाई होता है। तो बेसिकली हमारा क्या है कि एग्री का मतलब आपको पता ही है, क्ले, यानी कि इन रॉक्स में क्या होता है, जो क्ले का परसेंटेज होता है वो डोमिनेंट होता है। फिर सिमिलरली अगर हम देखेंगे कैलकेरियस रॉक्स में, तो कैलकेरियस रॉक्स में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज ज़्यादा होता है, यानी जो मेजर कंपोनेंट होगा उसका वो होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे सिलीशियस रॉक में हमारा जो सिलिका होता है वो डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। डोमिनेटिंग इंग्रेडिएंट होता है किसका, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक का। इसी वजह से उसको हम सिलीशियस रॉक भी कहते हैं। समझ में आ गया तीनों। अब चलो आंसर दे देते हैं कौन सा है हमारा, तो सिलीशियस रॉक विल बी द आंसर, ठीक है। सेम चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता भी रखी है, एग्रीलेशियस, कैलकेरियस, सिलीशियस। यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया है कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोर्स स्केल इज़ यूज्ड फॉर स्टोन्स टू डिटरमाइन। अब मोर्स स्केल हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस, ठीक है। तो अब मोर हार्डनेस स्केल हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हमारे कन्वीनियंट वे के लिए। किस कन्वीनियंट वे के लिए, टू आइडेंटिफाई मिनरल्स, टू आइडेंटिफाई मिनरल्स, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि अ मिनरल हार्डनेस इज अ मेजर ऑफ इट्स रिलेटिव रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग measured by scratching the minerals against the other substances of known as hardness of the Mohs scales, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बोल रहा है हमारा, ये हमारा जो यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि अ मिनरल इज हार्डनेस इज अ मेजर ऑफ इट्स रिलेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो हम मिनरल की हार्डनेस चेक करते हैं अपने रिलेटिव रेजिस्टेंस से। कैसे? बाय स्क्रैचिंग। ठीक है, स्क्रैच करके हम उसको चेक करते हैं। किसके अगेंस्ट हम स्क्रैच करते हैं? तो इट इज़ मेजर्ड बाय स्क्रैचिंग द मिनरल अगेंस्ट द अनदर सब्सटेंस। ठीक है, अब कौन सा वो सब्सटेंस होता है? उस सब्सटेंस का मोह हार्डनेस स्केल हमें ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, जिसको हम अपना स्टैंडर्ड मानते हैं और उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में हम उस पर्टिकुलर मिनरल को चेक करते हैं। फिर अगर हमें स्टैंडर्ड वाले का पता है तो फिर जैसा भी रिएक्शन स्क्रैचिंग से हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हार्डनेस डिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया कैसे होता है ये चीज़? ठीक है, कैसे मेज़र करते हैं हम, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो पीछे मैंने बता ही दिया कि ये हार्डनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेंस इज मोर देन ऑफ 10% बट लेस देन ऑफ 50% ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द ब्रिक द प्रेजेंस ऑफ द एफ्लोरेंस इज। तो क्या होगा? वो हमारा मॉडरेट। ठीक है, तो बेसिकली हमारा 10 to 50% के बीच में अगर हमारा एफ्लोरेंस है तो हमारा उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी एफ्लोरेंस नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? निल। निल के लिए 0%। ठीक है, फिर स्लाइटली के लिए होगा तो स्लाइट विल बी शुड नॉट बी मोर देन 10%। ओके, फिर मॉडरेट होगा हमारा, तो मॉडरेट के लिए हमारा क्या होगा? 10 to 50%। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा? हैवी। तो हैवी के लिए क्या होगा? 50% और मोर। ठीक है, अब क्या है? सीरियस। सीरियस के केस में क्या होगा कि जब वहाँ पे हैवी डिपॉजिशन ऑफ सॉल्ट स्टार्ट हो जाएगा, हैवी डिपॉजिशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अगर ऐसा कोई इंडिकेशन मिलता है तो दैट मीन्स कि वो हमारा एफ्लोरेंस यानी कि वो बहुत ही सीरियस कंडीशन है हमारी। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ स्पॉट्स ही दिखेंगे, यहाँ पे हमें बेसिकली सॉल्ट्स जमे हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है हमारा? मॉडरेट। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिफाइन भी कर दिया आपको ब्रिक की। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सेलेक्टिंग बिल्डिंग स्टोन्स। ठीक है, अब बाकी सारी कंडीशंस जो दी हुई है वो हमें चेक करनी है किसके रिगार्डिंग में? बिल्डिंग स्टोन्स के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है सीजनिंग ऑफ स्टोन्स इज एसेंशियल एंड इज डन बाय सोकिंग इन वाटर। तो क्या सीजनिंग ऐसे की जाती है? नो, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, सीजनिंग हम कैसे करते हैं? तो बेसिकली सीजनिंग ऑफ स्टोन की जाती है कि हम उसको ओपन एयर में एक्सपोज कर देते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ्स। ठीक है, हम उसको ओपन एयर में एक्सपोज कर देते हैं फॉर 6 to 12 मंथ्स। तो वो क्या करता है? जो भी हमारा क्वेरी सैप होता है, यानी सैप यानी कि जो भी हमारा हिडन वाटर होता है वो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, और हमारे उसको क्या करता है? वो हार्ड और कॉम्पैक्ट बनाता है। क्लियर हो गया? हमारे इस बिल्डिंग स्टोन्स को क्या करता है? वो हार्ड और कॉम्पैक्ट बना देता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बाकी देख लेते हैं। बाकी क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन इज़ टू बी मोर देन 2.7। अभी हमने पीछे देखा, सही बात है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। फिर क्या बोल रहा है? पोरोसिटी ऑफ स्टोन अफेक्ट्स इज ड्यूरेबिलिटी। ऑब्वियसली पोरोसिटी ऑफ स्टोन हमारा ड्यूरेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ही करेगा। क्यों? अब मतलब क्योंकि जो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन होता है वो हमारा पोरस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पोरस होगा तो वो ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा या फिर ईजिली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमारा क्या है? पोरस मतलब हमारा जो बिल्डिंग स्टोन है वो पोरस नहीं होना चाहिए, यानी उसकी पोरोसिटी हमारी कम होनी चाहिए। ओके, तो डेफिनेटली पोरोसिटी ऑफ स्टोन अफेक्ट्स इट्स ड्यूरेबिलिटी। फिर क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशंस डिसाइड द टाइप ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी अफेक्ट करती है, यानी डिसाइड करती है कि टाइप ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, यानी उस पर्टिकुलर जगह पे हमें किस टाइप के स्टोन को यूज़ करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये भी सही है। ठीक है, ऑब्वियसली क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ें मतलब डिसाइड करते हैं। जैसे अब ठंड है तो जहाँ पे भी कोल्ड क्लाइमेट होगा हमारा तो वहाँ पे हम स्लेट या फिर
ट्रावेंटाइन या फिर इस टाइप के हम ट्रावेंटाइन जो होता है वो एक तरह का हमारा लाइमस्टोन ही होता है। तो चलो आप स्लेट और लाइमस्टोन ये तो याद रख सकते हो, ठीक है। ट्रावेंटाइन छोड़ देते हैं। तो हमारा बेसिकली क्या है, हमारा बेसिकली क्या है हमारा लाइमस्टोन और स्लेट जो है वो हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, बेसिकली जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होते हैं। हॉट क्लाइमेट के लिए हम कौन कौन सा प्रेफर करते हैं, हम लाइमस्टोन को प्रेफर करते हैं या फिर सैंडस्टोन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया कि डिफरेंट क्लाइमेट में जो यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। तो बेसिकली हमारा कौन कौन सा सही है, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे सेम चीज़ें मैंने आपको सारी डिफ़ाइन भी कर दी है, तो आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हो। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मड ब्रिक्स कैन बी कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम, यानी कि फॉल जी ब्रिक्स इन द बिल्डिंग। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मड ब्रिक हमारा रिप्लेस कर सकता है किसको, फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम को, किसमें, ब्रिक में, जो हमारे बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है बिल्कुल। फिर क्या बोल रहा है कि यूजफुल फर्टाइल सॉइल इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मड ब्रिक कॉजिंग हाई CO2 रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। अब ये बोल रहा है कि हमारा जो फर्टाइल सॉइल है वो यूज़ होता है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मड ब्रिक्स में। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है कि हाई मतलब उसमें क्या है CO2 ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ कर देता है वो किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो ये भी करेक्ट है और यही रीज़न भी है कि हम इसको बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन इसका, यानी यहाँ पे क्या है, दोनों हो गए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रही है, ये बोल रहा है फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम यानी फॉल जी, ओके, ब्रिक्स आर फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग ऑफ फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं फॉल जी is a mixture of fly ash, lime plus gypsum, ठीक है, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, इट कैन बी यूज एज अ सीमेंटिशियस मटेरियल फॉर प्लास्टर एंड मैसनरी ब्रिकवर्क, ठीक है। इसको हम एज अ सीमेंटिशियस यानी कि बेसिकली कह रहा है कि हम इसको मोर्टार की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रोड पेवमेंट एंड एज अ प्लेन कंक्रीट, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, रोड पेवमेंट में भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एज अ प्लेन कंक्रीट भी, ठीक है। RCC की तरह नहीं पर PCC की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि मड ब्रिक्स आर जनरली मेड अप फ्रॉम क्ले, तो मड ब्रिक्स बेसिकली हम क्ले किससे बनाते हैं, क्ले से। अब मैंने पीछे बात की थी फर्टाइल सॉइल हमारी कौन सी होती है, क्ले ही होती है बेसिकली, ठीक है। फिर क्या बोल रही है, फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम यानी फॉल्जी ब्रिक्स आर बेटर देन मड ब्रिक्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब ये बोल रहा है कि अब कंपैरिजन किया है उसने कि फॉल्जी जो है वो बेटर होता है किससे, मड ब्रिक्स से हमारे बेटर होता है। क्यों, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो होते हैं वो हमारे लाइटर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, किससे, हमारे क्ले या फिर मड ब्रिक्स से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स होता है वो हमारा लाइटर भी होता है और स्ट्रॉन्गर भी होता है, किससे, हमारे क्ले मड ब्रिक्स से। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि दे हैव लो वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो। अब क्या होता है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो है, तो बेसिकली हमारा पहला हो गया कि लाइटर और स्ट्रॉन्गर होता है, दूसरा हो गया लो वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है उसका। फिर वो क्या करता है, मड ब्रिक जो होता है हमारा एनवायरमेंटली हैज़ार्ड होता है, ठीक है। यानी मड ब्रिक हमारा पहली बात तो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, लाइटर नहीं होता है, और मड ब्रिक हमारा जो होता है वो बेसिकली क्ले से बनता रहता है। यानी हमारा मतलब क्ले अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज़ करते रहेंगे और सारी चीज़ें हम बनाते रहेंगे तो पहली बात तो वो हमारे इतने काम भी नहीं होगा, प्लस वो हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो फिर इसलिए हमें वो चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको क्या चीज़ करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कंटेम्परेली इवन इन हाई राइज बिल्डिंग ऑर्डिनरी ब्रिक इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ग्लास ब्लॉक फॉर लोड बियरिंग वॉल्स। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारा हाई राइज बिल्डिंग में हम ऑर्डिनरी ब्रिक की जगह क्या करते हैं, ग्लास ब्लॉक्स यूज़ करते हैं फॉर लोड बियरिंग वॉल्स। तो क्या ये सही है? नहीं,
ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, ब्रिक्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड आर नॉट हीट इंसुलेटर्स। अब क्या बोल रहा है, ब्रिक हमारा हाई थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हेल्प करता है और क्या बोलता है, हीट इंसुलेटर नहीं होता। तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है। अब पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो गया, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखो हाई राइज बिल्डिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, तो हाई राइज बिल्डिंग में बेसिकली हम ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लास ब्लॉक नहीं, ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या होता है, ये लाइट वेट होता है, ठीक है। फिर क्या कहता है, रिड्यूस द डेड वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, डेड वेट हमारा रिड्यूस करता है ये। फिर क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू होती है इसकी, और ये हीट इंसुलेटर भी होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या है कि उसी जगह पे उसने ग्लास ब्लॉक्स का भी बताया है कि ग्लास ब्लॉक्स आर यूज फॉर आर्किटेक्चरल पर्पस, यानी हमारी ये लोड का काम नहीं करता। तो बेसिकली हम देखा जाए तो ये कोई भी लोड बियरिंग नहीं होता, ग्लास ब्लॉक सिर्फ अपीयरेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल या फिर स्काईलाइट्स। क्लियर हो गया। फिर क्या बोल रहा है, हीट कैन ईजिली पास थ्रू ब्रिक्स, so they have high thermal conductivity and it varies from 0.021 to 2.9 watt per meter degree Celsius, ठीक है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ब्रिक। तो ये क्या है कि बेसिकली हमारा जो ग्लास ब्लॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारा हीट ईजिली पास कर देते हैं, ठीक है। तो दे हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी उनकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। उनका रेंज भी बता रखा है। फिर ये कह रहा है कि वैसे डिफरेंट टाइप्स के ग्लास ब्लॉक पे अलग अलग तरह का इफेक्ट होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो हमें पता ये भी पता चल गया कि हाई राइज बिल्डिंग में हम यानी AAC यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स, ग्लास ब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं। और ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स हम ऑर्डिनरी ब्रिक की जगह क्यों यूज़ करते हैं, ये भी हमने देख लिया। क्लियर हो गया। चलो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का ही, एंड दैट विल बी अवर टिम्बर, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और इन सारे टॉपिक्स को आप डेली का डेली रिवाइज भी करते रहो। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।